हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर का। विषय का नाम है मानव अधिकार, लिंग और पर्यावरण। जी हाँ, ह्यूमन राइट, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, जो कि थर्ड ईयर का है। यूनिट है फर्स्ट, चैप्टर है फर्स्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले चैप्टर के तीनों प्रश्नों को काफ़ी आसान शब्दों में अपने भाषा में उतार पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न हो इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जाति के आधार पर महिलाओं की स्थिति किस तरह प्रभावित होती है? साफ उदाहरण स्पष्ट करो। ये वीडियो देखने के बाद आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपने भाषा में ईजिली कर पाओगे। सेकंड है, वर्ग, जाति और लिंग के अंतर संबंध में सामाजिक असमानताओं को स्पष्ट करो। थर्ड है, भारत में सामाजिक संगठनों की विभिन्न श्रेणियों के अंत संबंध की महत्व का विश्लेषण करो। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर में क्या है। इससे पहले हमारी और वीडियो आ चुकी है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आज हम बात कर रहे हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर का। विषय का नाम है मानव अधिकार, आपकी बुक का नाम है मानव अधिकार, लिंग, पर्यावरण। जी हाँ, ह्यूमन राइट, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, यूनिट फर्स्ट। अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आया है। तो आपके चैप्टर का नाम है भिन्न श्रेणी के रूप में जाति, लिंग, वर्ग और निर्जातीय उनके अंतर संबंध। जी हाँ, अब सबसे पहले हमें अगर इस चैप्टर को समझना है तो दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको शब्दों के अर्थ अगर जब तक नहीं आएंगे तब तक आप अपने आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी आसान चैप्टर है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी जाति क्या होती है, लिंग किसे कहा जाता है, वर्ग किसे कहा जाता है और निर्जातीय किसे कहा जाता है। अगर आपको इन चारों के अर्थ आते हैं तो आप काफ़ी आसानी से ये चैप्टर कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमें जाति को समझना है तो हमें इतिहास में थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि भारत में वैदिक काल था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जो कि वर्ण व्यवस्था आपने सभी ने अपने स्कूलिंग में सुना होगा कि भाई भारत में 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आइए आज हम वहीं से शुरू करते हैं। वर्ण का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में किया गया है। ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल में एक पुरुष सूत्र है। हाँ जी, पुरुष सूत्र, उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। या और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ऋग्वेदिक काल के वैदिक काल के 10वें मंडल में एक पुरुष सूत्र है, उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उस वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि ब्रह्मदेव की, अर्थात जो ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी है, उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उनकी भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उनकी जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई, उनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से, उनके मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उनके हाथों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उनके जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई, उनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो अब आपको ये पता चल गया है। तो यहाँ पे पुराने टाइम में आपने देखा कि भारतीय समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि ब्राह्मण का कार्य होता था पूजा पाठ करना, वेदों को पढ़ना, है ना, और शिक्षा प्रदान करना। और क्षत्रिय का कार्य होता था युद्ध में भाग लेना, फाइट करना, राजपाट संभालना। वैश्य का कार्य होता था व्यापार करना, और शूद्रों का कार्य होता ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। तो कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ कुछ वैश्याओं तक ये इनको उच्च वर्ग के नाम से जाना जाता था, और जो शूद्र है वो निचला वर्ग था। तो जो भारतीय समाज में जो जाति की उत्पत्ति हुई है, देखा गया है कि जाति की उत्पत्ति इन्हीं वर्ण व्यवस्था से हुई है। अर्थात पहले समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु समय के साथ साथ इन वर्णों में भी परिवर्तन हुआ। अब कुछ ऐसी जातियां उत्पन्न होने शुरू हो गई। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई ब्राह्मण का अगर कोई पुरुष है वो शूद्र की कन्या से विवाह कर लेता है तो ना तो वो ब्राह्मण कहलाया जाएगा, ना तो वो शूद्र। तो अब धीरे धीरे इन जातियों में, इन वर्णों में अब ये जातियों में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जाति की उत्पत्ति
वर्ण व्यवस्था के बाद ही शुरू हुई है। जाति शब्द जिसको पुर्तगाली में कास्टा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल या मूल वंश। अब आप ये बोलोगे भैया जाति क्या है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जाति समूह उच्चता व नीचता पर आधारित है। जी हाँ, ऊंचता या नीचता मतलब ऊंची कास्ट वाला या नीची कास्ट वाला, जिसमें अंतर्विवाही समूह होते हैं जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, जिसमें कुछ विशेष अधिकार और नियोग्यताओं के साथ खान पान सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। ये जाति की विशेषता भी है। हम जाति को कह सकते हैं कि जाति समूह उच्चता व निम्नता पर आधारित होते हैं। भाई समाज में या तो ऊंची जाति होगी या तो नीची जाति होगी। जैसे वैदिक काल में ये ऊंची जाति मानी जाती थी और ये नीची जाति मानी जाती थी। तो जाति समूह उच्चता व नीचता पे आधारित हैं, जिसमें अंतर्विवाही समूह होते हैं। अंतर्विवाह अर्थात ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मण के घर में अपनी शादी विवाह को करता है या फिर करवाता है। तो क्षत्रियों में आज भी देखा गया है कि आप लोग अपनी जाति में ही शादी करना पसंद करते हैं और आपके परिवार में जितनी भी शादियां हुई हैं वो आपकी कास्ट के अंतर्गत ही हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जाति समूह उच्चता व निम्नता पर आधारित है, जिसमें अंतर्विवाह होता है अर्थात उन्हीं की जाति में उनमें शादी की जाती है, जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। हाँ जी, जाति की जो सदस्यता होती है वो जन्मजात होती है। आप अगर एक जाति में पैदा हुए हो तो आप मरते दम तक उसी जाति में रहोगे। अगर आप ब्राह्मण के घर पे पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण कहलाए जाओगे। अगर आप सिख के घर में पैदा हुए हो तो आप सिख ही कहलाए जाओगे। तो हम कह सकते हैं कि जाति जन्मजात होती है और इसमें अंतर्विवाही समूह होते हैं। इसके साथ साथ हर एक जाति के कुछ विशेष अधिकार होते हैं और उनकी कुछ योग्यताएं होती हैं। साथ ही साथ प्रत्येक जाति का अपना खान होता है, अपने सामाजिक नियम होते हैं और वो उन नियमों का पालन करते हैं। अगर कोई आपसे ये बोले कि जाति क्या है तो आप जाति को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको उसमें जाति की विशेषता लिखनी ही पड़ेगी। तो जाति की विशेषता क्या है, ये उच्च भी हो सकती है, ये निम्न भी हो सकती है। इसमें अंतर्वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। इसके साथ साथ ये जन्मजात होती है। इसके साथ साथ हर एक जाति का अपना खान पान होता है, अपने सामाजिक नियम होते हैं, अपने सामाजिक नीति और नियमों का पालन करते हैं। तो अब शायद आपको जाति का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जाति क्या होती है। आइए अब हम आगे चलते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपको इनका अर्थ ही समझना है। तो एक महाशय है जिनका नाम है मजूमदार। तो मजूमदार सर के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। जी हाँ, जाति एक बंद वर्ग है। और एक है कूले के अनुसार एक समूह पुण्यता वंशानुगत पर आधारित हो जाता है। जी हाँ, एक समूह पुण्यता वंशानुगत पर आधारित हो जाता है, उसे जाति कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक दो व्यक्ति की अगर आप चाहो तो उनके अनुसार जाति को भी उल्लेख कर सकते हो। यहाँ मैंने काफ़ी परिभाषाओं को देखा, परंतु जो सबसे आसान थी वही यहाँ पे उतारने की कोशिश करी है। तो जी मजूमदार साहब के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। जी हाँ, जो अब आप समझ गए हो कि जाति किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ग की। भाई वर्ग आपने सुना होगा, क्लास, या तो वो उच्च वर्ग है या तो वो मध्यम वर्ग है या तो वो निम्न वर्ग है। तो वर्ग का अर्थ होता है कि आप किस क्लास से संबंधित हो, आप किस इनकम ग्रुप से संबंधित हो। जैसे आपने सुना होता है, एक होता है LIG फ्लैट्स, एक होता है MIG फ्लैट, एक होता है HIG फ्लैट। लोअर इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप। तो निम्न वर्ग के में कौन कौन व्यक्ति आता है, उच्च वर्ग में कौन कौन व्यक्ति आता है और मध्यम वर्ग में कौन कौन आता है। तो वर्ग बेसिकली, वर्ग का अर्थ जिसको हम क्लास बोलते हैं वो होता क्या है, आइए हम अब इस पर जानने की कोशिश करते हैं। अनुवांशिक विशेषताओं के अतिरिक्त, अनुवांशिक विशेषता कौन सी, जो मैंने अभी आपको बताया है कि मतलब जाति के आधार पर हटा के, मतलब जाति को हटा के किसी भी अन्य आधार पर यदि एक दूसरे से विभक्त समूह को वर्ग कहा जाता है। अगर हम जाति के आधार पे या फिर जाति को हटा के किसी अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त किसी भी
दो व्यक्तियों को अगर एक समान समझा जाता है तो उसे वर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्ग अब आपको समझ गए होगे कि भाई उच्च वर्ग होता है, ये मतलब अमीर या फिर गरीब या फिर मिडिल क्लास। तो शायद अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। इसी के आधार पे कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति हैं, उनके विचारों को कार्ल मार्क्स विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो कार्ल मार्क्स महोदय के अनुसार समाज में केवल दो ही वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। कार्ल मार्क्स ये बोलता है कि पूंजीपति वर्ग को हैव के नाम से जानते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन होते हैं, वो संसाधनों के स्वामी होते हैं। अब आप बोलोगे संसाधन क्या है? भाई श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम, ये अगर हम इकोनॉमिक्स के भाषा में आए तो संसाधन उन्हें कहा जाता है। संसाधन होता है जैसे उन्हीं के पास ही भूमि है, उन्हीं के पास ही मतलब उन्हीं के पास ही श्रम का अधिकार होता है पूरा, और उन्हीं के पास ही समाज में संचालित करने की जो पावर होती है उन्हीं के पास होती है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो पूंजीगत वर्ग, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में केवल दो ही वर्ग है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग हम उन वर्गों को कह सकते हैं जो कि अमीर होते हैं, जो कि पहले से रिच होते हैं। इसका एग्जांपल है यूएसए, हाँ जी, अमेरिका में ज़्यादातर लोग अमीर हैं। और जो यूएसएसआर है, जो सोवियत संघ है, जिसको रूस के नाम से आज के टाइम पे जाना जाता है, वहाँ पे समाजवादी विचारधारा थी, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा थी। इसलिए मार्क्सवाद की विचारधारा को ज़्यादातर पूर्वी देशों ने अपनाया हुआ है। तो ये एक अलग से टॉपिक है, इस पे बाद में चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को ही मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार जानते हैं। तो मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में केवल दो ही वर्ग है, रिच और पुअर। रिच का अर्थ है पूंजीपति वर्ग और पुअर का अर्थ है श्रमिक वर्ग। तो उनका मानना है कि जो ये पूंजीपति वर्ग हैं, ये श्रमिकों का शोषण करके ही अमीर बने हैं, अर्थात इनसे अगर इनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाए तो समाज में सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में केवल दो ही वर्ग हैं, रिच और पुअर, अर्थात पूंजीपति और श्रमिक। तो इन्होंने यहाँ पे दो क्लासों को बांट दिया, रिच क्लास और पुअर क्लास। तो अब शायद आपको समझ में आ गया है कि क्लास क्या होती है। क्लास बेसिकली आय के आधार पे अगर कोई व्यक्ति एक समान चीज़ या एक समान जीवन शैली को जीता है तो वही क्लास के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं लिंग की। लिंग किसे कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेक्स के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, लिंग और जेंडर थोड़ा अलग अलग शब्द हैं। वैसे अक्सर देखा गया है जो लिंग होता है या फिर जो जेंडर होता है, अक्सर दोनों एक ही बोले और पढ़े जाते हैं। लिंग का संस्कृत अर्थ है निशान या फिर चिन्ह। अगर हम लिंग की बात करते हैं तो उसका संस्कृत में अर्थ निकलता है निशान या फिर चिन्ह, अर्थात किसी पर निशान होना या किसी चीज़ का निशान या किसी चीज़ की चिन्ह या फिर एक मोहर होना। परंतु इसमें बताया गया है कि जिससे स्त्री और पुरुष में अंतर किया जा सके, अर्थात यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है निशान या चिन्ह, अर्थात एक ऐसा निशान या एक ऐसा चिन्ह जिससे स्त्री व पुरुष में अंतर किया जा सकता है। अब आपको ये शायद समझ में आ गया है कि लिंग किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको इनमें अंतर पता होना चाहिए। तो आइए अब हम इनके अंतर की बात करते हैं। इनमें कुछ छोटा सा अंतर है। जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में बेसिकली स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। जी हाँ, जेंडर में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। लेकिन अब हम जेंडर और लिंग को थोड़ा परिभाषित करते हैं, इनमें क्या अंतर है। जेंडर में क्या होता है, जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा है, और जबकि जो लिंग है वो एक कुदरती है। भाई समाज में जब भी कोई व्यक्ति या जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, या तो वो कन्या होएगी या तो वो बालक होगा, स्त्री और पुरुष में से एक ही होता है, अर्थात यह एक कुदरती प्रोसेस है। और जो जेंडर है ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपके परिवार में या आपने कहीं पे सुना होगा, जब भी एक छोटा बालक रोता है तो उसकी मम्मी ये बोलती है कि बेटा आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, आप लड़कियों की तरह मत रो,
ऐसे तो लड़कियां रोती हैं। अर्थात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि लड़कियां रोती है मतलब लड़कियां कमज़ोर हैं। ये एक सामाजिक विचारधारा है, ये एक सांस्कृतिक विचारधारा है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो वो बॉय है, जो वो बालक है, वो स्ट्रॉन्ग है। अर्थात पुरुष एक स्ट्रॉन्ग होता है और गर्ल्स कमज़ोर होती है। आपने सुना होगा कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो या आपके आसपास, या आपने खुद भी ऐसा बोला होगा, ये देख ये तो लड़कियों वाले मतलब कपड़े पहन के आ गया, या ये जो कलर होते हैं ये तो लड़कियों वाले कलर है, या ये अगर कोई लड़की कुछ अगर बॉयज़ वाले खेल चुनने की कोशिश करती है जैसे कि कबड्डी या और कोई, है ना, तो समाज यह बोलता है भाई वो तो लड़कों वाले खेल खेलना पसंद करती है। तो ये एक सामाजिक विचारधारा है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा लोगों ने अपने मन में मान रखी है वो जेंडर के अंतर्गत आती है। जो लिंग होता है वो एक कुदरती होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद है गुणों के आधार पे। जो जेंडर है वो गुणों के आधार पे स्पष्ट किया जाता है। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि पहलवानी में अपनी ताकत आजमाना चाहती है, अर्थात उसकी जो एबिलिटी है वो क्या है, पहलवानी करना। तो वो पहलवानी के माध्यम से अपने आप को पुकारने की कोशिश करती है। और इसीलिए जो जेंडर होता है वो गुणों के आधार पे ही निर्धारित किया जाता है। लेकिन जो लिंग है वो जैविक है, मतलब वो तो कुदरती है। इसी के साथ साथ जेंडर बदला जा सकता है। आप लोगों की सोच बदल सकते हो। जैसे अगर कोई बॉय गर्ल्स की तरह बनने की कोशिश करता है तो आप समाज उसको समझा के या उसकी फैमिली उसको समझा के कि आप बॉय हो, आप बॉय की तरह एक्ट करो, तो उसको समझा के उसकी सोच को बदला जा सकता है। लेकिन लिंग को बदलना आसान नहीं होता, ये बाय बर्थ होता है। ये एक व्यवहार के द्वारा प्रकट किया जाता है। परंतु लिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा चिकित्सक पद्धति के द्वारा चेंज किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ये काफ़ी मुश्किल होती है। अब शायद आपको समझ में आ गया है कि लिंग क्या है और जेंडर क्या है। परंतु भारत में लिंग संबंधी कुछ मुद्दे हैं। अब भाई ये मुद्दे कौन से हैं, आइए इस पर अब हम चर्चा करते हैं। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अक्सर देखा गया है, आपने सुना होगा शुरू से ही अब तक, कि भाई आपकी फैमिली में बड़े बूढ़े हैं वो आपको ये बोलते हैं, भाई देख अगर लड़की है तो उसे ये बोलते हैं, देख भाई तू लड़की है, लड़की वाले कार्य कर, पुरुष है तो पुरुष वाले कार्य कर। इसीलिए भारत में लिंग संबंधी कुछ मुद्दे हैं, जैसे आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है। ये सभी ऐसे धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मुद्दे हैं जो कि महिलाओं की समस्या को प्रकट करते हैं। भाई शुरू से ही आर्थिक रूप से अभी तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, परंतु पुराने समय में क्या था, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था। क्योंकि पुरुष कमा के लेके आते थे और स्त्रियां घर का खर्च करती थी और घर को चलाती थी। अर्थात वो एक घर के चार दीवारी के अंतर्गत थी। अर्थात आर्थिक रूप से महिलाएं पुरुषों पर आधारित थीं, इसीलिए महिलाओं का शोषण किया जाता था। फिर सामाजिक सोच भी ऐसी होगी कि भाई जो कि गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाना वो चाहिए, मतलब उनकी तो शादी हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग बाग पुरुषों पे ही, अपने बच्चों पे ही फोकस करते थे पुराने समय में। परंतु अब ये जो सोच है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, इसलिए गर्ल्स ज़्यादातर शिक्षित नहीं हो पाई। इसी के साथ साथ जो एक प्रथाएं थी भाई कि हमारे तो पुत्र होना चाहिए, अगर पुत्र होगा तो हम दूसरों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन अगर कन्या होगी तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसको दहेज देना पड़ेगा, हमें दूसरों के आगे सर झुकाना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से पुरानी जो एक प्रथाएं चली आ रही थी वो महिलाओं की स्थिति को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती थी। महिलाओं का जहाँ विकास होना होता था वहाँ और ज़्यादा उनको विवश कर देती थी। समाज में उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी निम्न कर देती थी। ऐसी स्थितियाँ साथ के साथ में
राजनीतिक अधिकार। भाई पुराने टाइम में क्या था कि लोगों के पास अधिकार तो थे, आज भी अधिकार है, परंतु आज भी ज़्यादातर महिलाएं वोट डालने नहीं जाती, और जो भी वोट डालने जाती हैं वो केवल और केवल अपने पति के द्वारा, या उनके जो घर में पुरुष है, पुरुष जिसको बोलता है कि भाई तुम्हें उस पार्टी को वोट करना है तो उसी पार्टी को वोट करती है। जो महिला होती है वो अपनी इच्छा से वोट नहीं डालती। यहाँ तक कि राजनीतिक में भी महिलाओं की जो भागीदारी है, आज तक ये और संसद में कानून हर बार लाने की कोशिश की जाती है कि भाई 30% 33% सीटें वुमेंस के लिए आरक्षित की जाए, परंतु अभी तक ये कानून पास ही नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि संसद में भी, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या जो ऊंची जो पोस्टें हैं, या एमपी पे, एमएलए पे, निगम पार्षद में, पंचायत के जो सरपंच होते हैं, धीरे धीरे यहाँ महिलाओं की स्थिति बढ़ रही है, परंतु उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो राजनीतिक रूप में भी महिलाएं पूर्ण रूप से अभी आगे नहीं आई है। इसी के साथ साथ धार्मिक रूप से, क्या वो हिंदू धर्म हो, क्या वो मुस्लिम धर्म हो, हमेशा पुरुष के अधीन ही रहना पड़ता है। जब कन्या पैदा होती है और जब वो बूढ़ी होकर एक्सपायर होती है, तो शुरू से ही आखिरी तक उसे एक पुरुष के अधीन रहना पड़ता है। जब वो पैदा होती है तो उसको अपने पिता के अधीन, थोड़ी सी बड़ी होती है तो अपने भाई के अधीन, जब उसके पुत्र जब उसकी शादी होती है तो अपने पति के अधीन, जब उसके पुत्र हो जाता है तो अपने पुत्र के अधीन, और यहाँ तक कि जब वो एक्सपायर होती है तब भी कोई पुरुष ही उसे दफना के आता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि महिलाओं की जो समस्या है वो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आप चाहो तो कुछ भी उतार सकते हो यार, मतलब बहुत कुछ है इसमें, है ना। तो आप चाहो तो भारत में लिंग संबंधी मुद्दे उतार सकते हो, साथ ही साथ जो समाज में कुप्रथाएं उनको भी आप उतार सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए यार। लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। इसीलिए समाज में धीरे धीरे जब नारीवादी विचारधारा का उदय हुआ। अब भाई नारीवादी विचारधारा क्या है? नारीवादी विचारधारा का अर्थ है जो नारियों के विकास के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे लोग जो नारियों के विकास में अहम भूमिका, या फिर जो नारियों के विकास के लिए सकारात्मक सोच अपनाते हैं, उन्हीं को नारीवादी विचारधारा कहते हैं। जैसे भारत की अगर बात हम करें तो नारीवादी विचारधारा में राजा राम मोहन राय आ गए, है ना। इसके साथ साथ महात्मा गांधी आ गए, इसके साथ साथ महागोविंद दंडे आ गए, इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, DK कर्वे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, एनी बेसेंट हैं। तो ये ऐसे कुछ विचारक हैं जिन्होंने भारत में औरतों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करे। अंबेडकर जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, उन्हीं को ही नारीवादी विचारकों के नाम से जाना जाता है। बट ज़्यादा नहीं है, वैसे चैप्टर छोटा था, फिर भी मैंने एक्सप्लेन इसलिए करा ताकि आपको शब्दों की नॉलेज हो जाए। अब हम बात करते हैं निर्जातीय की। भाई निर्जातीय क्या होता है? निर्जातीय किसी एक क्षेत्र विशेष में, हाँ एक क्षेत्र विशेष, यहाँ पे क्षेत्र विशेष पे आप फोकस कीजिएगा, किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपनी सांस्कृतिक, क्षेत्र, रक्त, रंग, जाति के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है। हम कह सकते हैं कि निर्जातीय एक प्रकार से एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का समूह होता है जो कि एक से संस्कृति, एक से रीति रिवाजों से जुड़े हुए होते हैं। शायद अब आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो अभी आगे आ जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक ऐसी नस्ल या जनजाति जो सांस्कृतिक समूह में होती है, जिसे किसी जनसंख्या में आसानी से पहचान लिया जाता है। अब मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर भारत में 20 व्यक्ति एक जगह खड़े हैं और उनमें से 4 व्यक्ति साउथ इंडिया से आए हैं, तो जब 20 व्यक्तियों से बात की जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला व्यक्ति भारत के पूर्व क्षेत्र से होगा, या ये वाला व्यक्ति पश्चिम से होगा, या ये वाला व्यक्ति साउथ इंडिया से है। अर्थात एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की जाए जनसंख्या के अंदर ही, कि उस व्यक्ति की बोलचाल से, उस व्यक्ति की संस्कृति से, उस व्यक्ति के रूप रंग से
आसानी से पता लगाया जा सके कि ये किस क्षेत्र का है। जैसे अगर हम बात करते हैं ईस्ट साइड की, तो आपके आसपास मोमोज़ वाले काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारे आसपास भी हैं। तो जब भी हम किसी मोमोज के पास जाते हैं तो हंसी मजाक में लोग बाग बोल देते हैं भाई ये तो नेपाली है ना। तो क्या सारे मोमोज वाले नेपाली होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, या आपने कभी ऐसे भी बोला होगा कि भाई अपने किसी फ्रेंड को, भाई तू तो बिहारी है, या तू बिहार से है क्या, या तू ज़्यादा चावल खाता है क्या? तो ये शब्द क्या है, ये आप क्या बोलना चाहते हो? आप ये बताने की कोशिश करते हो कि आपकी संस्कृति बिहार के लोगों की संस्कृति से ऊपर है। आप ये दर्शाने की कोशिश करते हो कि आपका जीवन स्टाइल उनके जीवन स्टाइल से ऊपर है। आप ये बताने की कोशिश करते हो कि आपकी भाषा बिहार के जो कल्चर है उसकी भाषा से अच्छी है। आप ये बताने की कोशिश करते हो कि आप जो खान पान खाते हो वो उनसे अच्छा खाते हो, है ना। तो जो निर्जातीय होता है, निर्जातीय में हम कह सकते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र विशेष के लोगों का समूह जो एक सी भाषा, एक से रीति रिवाज, एक से संस्कृति को फॉलो करता है, वो निर्जातीय समूह है। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में ईस्ट साइड के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपनी पहचान को तरसते हैं कि हम भी भारतीय हैं। ज़्यादातर भारतीयों को पता है कि ये ईस्ट के हैं, लेकिन फिर भी उन पे वो कमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो भारत का अंग ही ना हो। अब जैसे सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से या फिर मणिपुर से आपके आसपास के जो पे अगर कोई क्षेत्र पे रहने आता है आपके आसपास, तो आप उनको ये सोचते हो ये तो भाई नेपाल के हैं या ये तो उस साइड के हैं, इनकी संस्कृति हमारे से अलग ही है ना। तो निर्जातीय समूह का अब आपको शब्द का अर्थ आ गया है। इसी प्रकार से निर्जातीय संघर्ष क्यों होता है? भारत में जो राज्य हैं, जैसे मान लो 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट में फाइट क्यों होती है? रीज़न क्या है? अब आपको मैं अगर बोलूं कि आप भारत में कहाँ रहना पसंद करोगे, तो आप बोलोगे कि भाई दिल्ली में, हरियाणा में, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप यूपी से हो या आप बिहार से हो या आप छत्तीसगढ़ से हो, तब भी आप दिल्ली ही बोलोगे, क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे विकास हो चुका है ना। मतलब आपके जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में दिल्ली है वो डेवलप हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि निर्जातीय जो संघर्ष है वो भाषा के आधार पे होता है, वो धर्म के आधार पे होता है, वो नस्ल के आधार पे होता है, वो कबीलों के आधार पे होता है। भाई पुराने टाइम में कबीले थे, आज के टाइम में स्टेट है। भाई अगर भारत में 28 स्टेट्स हैं तो सबके रीति रिवाज अलग है। आप पंजाब में अगर जाते हो, गुजरात में जाते हो, हरियाणा में जाते हो, बिहार में जाते हो, तो आप कैसे पता आपको चलता है कि आप पंजाब में आ गए? SMS फ़ोन पे आ जाता है उसके थ्रू नहीं। वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के कल्चर से, वहाँ की भाषा से, वहाँ के रूप रंग से। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे आपको कैसे पता चलेगा कि आप साउथ इंडिया में आ गए? वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ के कल्चर, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है। तो इन्हीं सब के आधार पर और अस्मिता के आधार पर, अब बोलोगे भैया अस्मिता क्या है? अस्मिता का अर्थ होता है आइडेंटिटी, मतलब पहचान। भारत में बहुत सारे राज्यों के व्यक्ति या ऐसी जनजातियां हैं या ऐसे निर्जातीय समूह हैं जो आज भी अपनी पहचान के लिए भारतीय सरकार से अपील कर रही है। उनका मानना है कि हम भी भारतीय, हमें भी वो पहचान दी जानी चाहिए जो कि बहुसंख्यक लोगों की है। तो अगर अस्मिता के आधार पे आज भी हम बात करें, जैसे हरियाणा के लोगों का पता चल जाता है जब उनसे बात की जाती है कि भाई ये तो हरियाणा का है, या फिर बिहार के लोगों का पता चल जाता है, पंजाब के लोगों का पता चल जाता है, साउथ इंडिया के लोगों का पता हो जाता है। बात करके उनके रंग रूप से, भाषा से, नस्ल, मतलब बात करके रंग रूप से, भाषा से, पहनावे से, खान पान से पता चल जाता है कि ये वहाँ के व्यक्ति हो सकते हैं। अर्थात इनको एक भीड़ में भी पहचाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसी अस्मिता के आधार पे। भाई अब जैसे ईस्ट साइड के जो स्टेट हैं वो इतने डेवलप नहीं हुए जितने कि सेंट्रल और नॉर्थ के स्टेट हो चुके हैं या जो साउथ के हो चुके हैं। वो क्यों? इसीलिए इन ईस्ट साइड के लोगों में या फिर जो छोटे छोटे स्टेट हैं या जो बड़े बड़े स्टेट हैं, इन्होंने अपने स्टेट को भारत के ऊपर लाने के लिए इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया हुआ है। जैसे आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, आसाम में है। अगर हम आसाम की बात करें तो NSCN वहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है जो वहाँ के लोगों के हित और वहाँ की संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है।
इसी प्रकार से मणिपुर पीपल्स पार्टी है, जो कि मणिपुर की संस्कृति, वहाँ के लोगों के कल्चर को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि हमारे जो राजनीतिक के लोग अगर संसद में आएंगे तो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति जीवित रह पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दो। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। आपके लिए एक खुशखबरी है कि भाई अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो और आप हमारे बेसिक कोर्स को परचेज करते हो जो मात्र 59 रुपीज़ का है, उसमें आपको इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और पूरी बुक की 8 से 10 ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें पूरी बुक कवर कर दी जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपके पूरी बुक के PDF नोट्स के साथ साथ आपको पूरी 8 से 10 वीडियो का आपको स्ट्रीमिंग दे दी जाएगी। वो केवल आप ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। अर्थात यहाँ पे जो कि 119 रुपये का है, अर्थात यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि 119 रुपये में आप 8 से 10 वीडियो देख पाओगे और उसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एडवांस कोर्स से जुड़ते हो तो उसमें आपका पहले दूसरा ऑप्शन तो है, साथ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आप अपनी समस्या इस कोर्स से संबंधित हमें बता सकते हो, जो कि मात्र 159 रुपीज़ का है। मतलब 160 रुपये से भी कम में आपको ग्रेजुएशन के 3rd ईयर का एक पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है विद आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तो यार कमेंट जरूर कर दो, मोटिवेशन मिल जाता है हमें, बाकी आपके ऊपर है। बस ख़त्म होने वाला है। ओह, क्या कह रहे हो? ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। बड़ा तो हो गया, लेकिन क्या करें, शब्दों का यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ है भारतीय समाज के विशेष वर्गों पर जाति का प्रभाव। बस ख़त्म होने वाला है, लास्ट पेज है। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, ये भी ख़त्म ही होगा। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय समाज में जो विशेष वर्ग है, भाई विशेष वर्ग कौन से, या तो अमीर वर्ग होगा, या तो गरीब वर्ग होगा, या तो मिडिल क्लास है। तो विशेष वर्ग पर जाति का क्या प्रभाव देखने को मिला है? भारत में जो विशेष वर्ग है, जो अमीर और जो गरीब है, वैसे अमीरों को ही विशेष वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है जाति और वर्ग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। एक होता है भाई वर्ग उच्च जाति या फिर उच्च वर्ग, एक होता है निम्न जाति या फिर निम्न वर्ग। निम्न जाति और निम्न वर्ग को दलित जाति या फिर दलित वर्ग के नाम से जानते हैं। उच्च जाति में जैसे कि अभी पहले बताया है कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय आते हैं, और निम्न वाली में शूद्र आते हैं। तो उच्च जाति या उच्च वर्ग में कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं। और निम्न में कौन है? जैसे दलित हैं या फिर निचले स्तर वाली जातियाँ हैं। उच्च जो जाति होती है उसमें श्रेष्ठता की स्थिति होती है, अर्थात अगर वो जन्म के आधार पे अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो वो श्रेष्ठ ही माना जाएगा। ये पुराने समय की बात मैं कर रहा हूँ, आज भी कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। इसके साथ ही साथ है यहाँ पे जन्म के आधार पे श्रेष्ठ समझ लिया जाता है। क्या उस ब्राह्मण व्यक्ति के कर्म अच्छे होना हो, कार्य अच्छे होना हो, लेकिन वो श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी प्रकार से उच्च जाति, अगर हम अब निम्न जाति की बात करें, यहाँ पे दलित तथा निचले स्तर के वर्ग को निचली जाति या फिर दलित वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ ये अपवित्र की स्थिति में माने जाते हैं, अर्थात जैसे इनको पवित्र माना जाता है, इनको अपवित्र मानना जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी बुक में है। मेरे अनुसार तो सभी इक्वल है भाई। इसी के साथ साथ जन्म के आधार पे इनको दलित या अस्पृश्य कहा जाता है। इसलिए तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16, 17, 18 में इक्वल किया गया है समानता का अधिकार। वो एक अलग पॉइंट है, बाद में कभी चर्चा करते हैं। इसी के साथ साथ अभी हमने देखा कि भारत में उच्च जाति और निम्न जाति क्या है, लेकिन इनमें महिलाओं की क्या स्थिति है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। भाई उच्च जाति की महिलाएं स्वतंत्र नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि उच्च जाति की महिलाएं पुरुषों के अधीन उनको रहना पड़ता है, पुरुषों के अधीन उनको जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तिगत विकास रुक जाता है। जब उच्च जाति की महिलाएं, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो महिलाएं होती हैं, वो अपने पति तथा पुरुषों के
अधीन ही रहती हैं, क्योंकि उनको बाहर की जो दुनिया होती है उसमें इतने कार्य करने का उनको मौका नहीं मिलता, इसलिए उनका व्यक्तिगत विकास रुक जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उच्च जाति की महिला निजी वस्तु या घर की वस्तु ही उनको समझा जाता है और वो चार दीवारी के अंदर ही कैद हो जाती है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि भारत में जो जाति वर्ग है, उच्च जाति वर्ग या जो ब्राह्मण या जो क्षत्रिय वर्ग था, उसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। ना उनको स्वतंत्रता है, ना उनका व्यक्तिगत विकास है, ना उनको कार्य करने की आज़ादी है, मतलब उनको हमेशा पुरुषों के अधीन ही रहना पड़ता है। अब हम निचली जाति की या निम्न जाति की महिलाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें बताने की कोशिश की गई है भाई, जो निचली जाति की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर भंगी, सफाई इत्यादि कार्य करने वालों को दलित माना जाता है। ऐसा वर्ग जो कि सफाई कर्मचारी से संबंधित है या फिर छोटे कार्य करने से संबंधित हैं, उनको दलित माना जाता है। इसमें जो औरतें होती है, जो महिलाएं होती है, निम्न जाति में महिलाओं ज़्यादा स्वतंत्र होती हैं, इनके मुकाबले में ज़्यादा स्वतंत्र होती है। अगर हम बात करें निम्न जाति की महिलाओं, ये स्वतंत्र होती है परंतु महिलाएं सम्मानित नहीं समझी जाती। जी हाँ, निम्न जाति की महिलाएं सम्मानित नहीं समझी जाती क्योंकि ये अपने कार्य हेतु अपने धन कमाने के लिए घर से बाहर जाती है, और जब ये घर से बाहर जाती है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निम्न जाति महिलाएं ज़्यादा स्वतंत्र होती है उच्च जाति महिलाओं से। क्यों? क्योंकि निम्न जाति महिलाएं धन कमाने हेतु घर से बाहर उनको निकलना पड़ता है, इसीलिए इन महिलाओं को सम्मानित नहीं समझा जाता। तो हम कह सकते हैं कि भाई निम्न जाति की महिलाएं धन कमाने के लिए, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार के खान पान के लिए उनको धन कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाती है। परंतु इसके चलते समाज उनको वो सम्मानित निगाहों से नहीं देखता, इसलिए समाज में उनको वो स्थान नहीं मिल पाता। तो क्या हम कह सकते हैं कि निम्न जाति की जो महिलाएं होती हैं, क्या वो महिला सशक्तिकरण है उनके पास? बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण तब होता है जब वो शिक्षित होए, जब वो अपने कार्य खुद कर सके, जब वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के वही काम कर सके, जब वो असमानताओं को दूर कर दे और वो भी इक्वल समझी जाए, तो हम कह सकते हैं वो महिला सशक्तिकरण का कारण नहीं है। इसीलिए वो केवल मजबूर है, वो अपने परिवार का पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, धन कमाने के लिए उनको घर से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए ये चैप्टर आज ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए एक नई चीज़ है, अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ते हैं, बेसिक कोर्स के साथ, तो आपको इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ के साथ इस पूरी बुक की 8 से 10 ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें पूरी बुक कवर कर दी जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स को हमारे साथ परचेज़ करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको 8 से 10 वीडियो का और स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी जो केवल और केवल मेंबर्स के लिए होने वाली है। अगर आप एडवांस कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको पहला दूसरा ऑप्शन तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपकी जो भी समस्याएं हैं आप फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप अपने इस सब्जेक्ट से संबंधित आप अपने टॉपिक को लिख के बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि हम समय रहते आपके लिए केवल और केवल आपके लिए उस वीडियो को लेके आ पाए। आज हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से ये 3 क्वेश्चनों के आंसर आप अब अपने शब्दों में दे सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।